नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार और हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण का आज चौथा बिंदु, जिसका नाम है दक्षिण पूरब का पठार। दक्षिण पूरब का पठार पढ़ने से पहले हमने पढ़ा है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र से संबंधित कुछ एक प्रश्न हमने छोड़ दिए थे। उन प्रश्नों को एक बार हम टैली कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे एक प्रश्न था कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसकी उत्पत्ति तो याद रखिएगा तैथीस सागर से मानी गई है। तैथीस सागर से मानी गई है। पार्ट 3 का पूर्वी मैदानी प्रदेश जो भूभाग है इसकी उत्पत्ति तैथीस सागर से मानी गई। इसके हमने 4 भाग थे। माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और एक था बाणगंगा बेसिन। 1, 2, 3, 4, ये 4 भागों में हमने इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ा था। माही बेसिन के अंदर जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। 100 द्वीपों या टापुओं का शहर कहते हैं बांसवाड़ा को, क्योंकि 56 नदी नालों का समूह है और उसके बीच में यहाँ पर जगह जगह से जो नाले निकल रहे हैं उसके बीच में जो भूभाग है, इस कारण से ऐसा दिखता है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे टापू हैं, इसलिए बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। याद रखिएगा बांसवाड़ा शहर कि इधर डूंगरपुर। तो जो माही नदी का जो बेसिन है, इस बेसिन में एक कृषि की जाती है वालरा कृषि, जिसका संबंध है ग्रासिया व भीलों से। ये स्थानांतरित कृषि है, याद रखिएगा स्थानांतरित कृषि है वालरा कृषि, जो ग्रासिया व भीलों के द्वारा की जाती है। जनजातीय कृषि है वालरा कृषि। एक हम बात करते हैं बनास बेसिन के अंदर। बनास बेसिन के अंदर देवगढ़ जो राजसमंद में पड़ता है, इस देवगढ़ राजसमंद वाले क्षेत्र में जो बनास नदी का जो बेसिन है, यहाँ पर रेतीले टीलेनुमा उच्च आकृतियां बनी हुई है। उन रेतीली टीलेनुमा उच्च आकृतियों को पिडमांट के नाम से जाना जाता है। पीडमांट का मैदान भी कहते हैं। उन टीलों के कारण देवगढ़ का जो क्षेत्र है ये पीडमांट का मैदान भी कहलाता है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे जिसके बारे में हमने बात की है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है दक्षिण पूर्व का पठार। राजस्थान का चौथा बिंदु, राजस्थान का चौथा भौगोलिक वर्गीकरण का भाग जिसका नाम है दक्षिण पूर्व का पठार। दक्षिण पूर्व का पठार, दक्षिण पूर्व का पठार। प्रश्न पहला यही बनता है, इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। यहाँ पर चट्टानें कैसी हैं? तो ध्यान रखना
बेसाल्ट चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। युग कौन सा रहेगा? तो युग माना जाएगा प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग माना जाता है। उस युग के अंदर यह बनी हुई है, दक्षिण पूर्व का पठार बना हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है? तो याद रहे अति आर्द्र, दक्षिण पूर्व पठार की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र जलवायु है। अब प्रश्न ये बनता है कि यहाँ वर्षा कितनी है? तो 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। वर्षा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक मानी जाती है इस क्षेत्र के अंदर। अब प्रश्न ये बनता है कि यहाँ जो दक्षिण पूर्व का जो पठार है, ये पठार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो अगर मैं बात करूं क्षेत्र 6.89% राजस्थान का कितना है? 6.8%। अब प्रश्न ये बनता है कि यहाँ जनघनत्व कितना है? यहाँ जनघनत्व कितना है या कितनी जनसंख्या यहाँ पर रहती है? तो याद रखिएगा राजस्थान की 11% जनसंख्या इस 6.89% भूभाग पर निवास करती है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि जो दक्षिण पूर्व का पठार है, यहाँ मिट्टी कैसी है? मिट्टी कैसी है? तो मिट्टी का रंग है मध्यम काली। मिट्टी कैसी है? मध्यम काली मिट्टी है। मध्यम काली मिट्टी है, इसके अंदर नाइट्रोजन सर्वाधिक है, इसीलिए कई सालों तक इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कई सालों तक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मिट्टी में फसल कौन सी बढ़िया हो जाती है? फसल की बात करें तो नंबर 1 पर कपास बहुत बढ़िया हो जाता है और नंबर 2 पर सोयाबीन। सोयाबीन की खेती भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हो जाती है। ध्यान रखिएगा सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस जिले में? झालावाड़ जिले के अंदर सर्वाधिक होती है सोयाबीन। इसीलिए ये जो वो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश जो है वो सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो दक्षिण पूर्व का पठार है, इसके उपनाम क्या क्या है? तो यहाँ पर हाड़ा चौहान निवास करते थे, इसलिए यह भूभाग हाड़ौती का पठार कहलाता है। हाड़ौती का पठार कहलाता है, ध्यान रखिएगा इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसी भूभाग को दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार भी कहा जाता है। दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसे मालवा का पठार भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश में इसे मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसी भूभाग को हाड़ौती का पठार कहते हैं।
दक्खन के पठार का उत्तरी विस्तार कहते हैं और मालवा का पठार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत के अंदर जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है, भारत के अंदर जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है, वो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति जो है उल्टे त्रिभुज के समान है, जिसका शीर्ष दक्षिण में है, दक्षिण में है और आधार आधार उत्तर में है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो मालवा मालवा के नाम से जाना जाता है और मालवा का पठार राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो दक्षिण भारत का पठार या जो दक्खन का पठार है, ये भारत के बहुत सारे राज्यों के अंदर हैं। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि गुजरात में इसका क्या नाम है, तो गुजरात में इसे काठियावाड़ नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में इसे मराठावाड़ा नाम दिया गया है, महाराष्ट्र के अंदर इसी को कर्नाटक में मैसूर का पठार कहा गया है। इसे तेलंगाना में तेलंगाना का पठार कहा गया है, तेलंगाना का पठार कहा गया है। इसी को राजस्थान प्लस एमपी में मालवा का पठार कहा गया है, मालवा का पठार कहा गया है। तो अगर मैं बात करूं दक्खन के पठार की, तो उसके ये सब के सब नाम जो हैं मिलते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है जिसका नाम अभी हमने पढ़ा है काली, काली मिट्टी, इसके बहुत सारे उपनाम मिलते हैं। जैसे काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, स्वतः जुताई मिट्टी, वर्टिसॉल्स मिट्टी, लावा मिट्टी, दक्खन ट्रेप मिट्टी, इन सभी नामों से यह काली मिट्टी जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान के दक्षिण पूरब में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वर्टिसोल, काली कपासी, रेगुड़, स्वतः जुताई, लावा, दक्कन ट्रेप, ये सभी नाम इसी मिट्टी के हैं। तो इस मिट्टी के नामों से भी इसको इस तरीके से याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं कि ये जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार है, या मैं यूं कहूं कि बनास नदी व चंबल नदी के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। बढ़िया प्रश्न है। चंबल नदी के बीच का भूभाग
किस नाम से जाना जाता है? तो विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व का निम्न भू आकृतिक प्रदेश अस्पष्ट व अधर प्रवाह का क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व का निम्न भू आकृतिक प्रदेश या पठार, भू आकृतिक प्रदेश या पठार अस्पष्ट व अधर प्रवाह का क्षेत्र है। अस्पष्ट व अधर प्रवाह का क्षेत्र है। ये प्रश्न भी कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अस्पष्ट व अधर प्रवाह का क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कि ये जो दक्षिण का पठार है, ये सर्वाधिक नदियां वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है। और यहाँ इस क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल। फिर कौन सी नदी है? काली सिंध। फिर कौन सी नदी है? पार्वती। 1 2 3 इन सभी नदियों व इनकी सहायक नदियों का पूरा जो क्षेत्र है वही है हाड़ौती का पठार। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक नदियों वाला जो क्षेत्र है, सर्वाधिक नदियों वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है। और दक्षिण पूर्व का पठार मैंने आपको बताया था कि 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ होती है। तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, झालावाड़ है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा होने के कारण झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि झालावाड़ के अंदर 100 सेंटीमीटर प्लस बारिश होती है। 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश वाला जिला है, इसीलिए इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं कि ये जो हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का जो पठार है, इस दक्षिण पूर्व के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। औसत ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं। औसत ऊंचाई इसकी है 500 मीटर। दक्षिण पूर्व के पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। ध्यान रखिएगा, यह ज्वालामुखी से निकले लावा से बना हुआ भूभाग है। ज्वालामुखी से निकले लावा से बना हुआ भूभाग है। अब हम बात करते हैं कि इस भूभाग को, जिसका हमने नाम बताया है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। ध्यान रखिएगा, हाड़ौती के पठार के पश्चिम में अरावली है, अरावली पर्वतमाला है। और इसके पूर्व में विंध्यांचल पर्वतमाला है। विंध्यांचल पर्वतमाला है पश्चिम और यह है पूरब। इन दोनों के बीच में है हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूरब का पठार। इन दोनों को
जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कड़ी के रूप में कार्य करता है, कड़ी का काम करता है। इसीलिए हाड़ौती के पठार को संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है, संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। अभी मैंने पहले बताया है कि हाड़ौती पठार में सोयाबीन ज्यादा होता है, सोयाबीन ज्यादा होता है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं। और विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको संक्रांति प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, संक्रांति प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का जो पठार है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विंध्यन कगार भूमि, और नंबर 2 दक्खन लावा पठार। इन दो भागों में बांटा गया है इस दक्षिण पूरब या हाड़ौती के पठार को, हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया। अब हम पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, विंध्यन कगार भूमि के बारे में। तो विंध्यन कगार भूमि चंबल नदी के सहारे अवस्थित है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, चंबल के सहारे, चंबल के सहारे कौन कौन से जिले में? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। मूलतः सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और बूंदी क्षेत्र के अंदर जो विंध्यन कगार का भूभाग है। अब आप देखिए, यहां पर हम बात करते हैं करौली, करौली का जो पठारी भूभाग है, करौली का जो पठारी भूभाग है वो गुलाबी, बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। करौली का जो पठारी भूभाग है वो गुलाबी बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध भूभाग है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं धौलपुर के बारे में। धौलपुर, तो धौलपुर को याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं धौलपुर के बारे में कि धौलपुर को रेड डायमंड कहा जाता है, रेड डायमंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहां से लाल बलुआ पत्थर जो है खुदाई किया जाता है, निकाला जाता है। लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर की खुदाई की जाती है धौलपुर से, धौलपुर से। फिर आगे हम बात करते हैं जो ये बूंदी जिला है, बूंदी जिला, बूंदी जिले से स्लेटी पत्थर निकाला जाता है, स्लेटी पत्थर निकाला जाता है, बूंदी जिले से स्लेटी पत्थर निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, बूंदी जिले से स्लेटी पत्थर निकाला जाता है। इसी क्षेत्र के अंदर नाम आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से पट्टी निकालती है, पट्टी जो घर बनाते समय
ऊपरी फर्श काम में लिया जाता है, छत जो बनाई जाती है वो पट्टी या कातड़े जिसे हम कह सकते हैं, कातड़े वो भीलवाड़ा क्षेत्र से निकाले जाते हैं। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, एक तो नाम आता है केसरपुरा और एक नाम आता है मानपुरा। ये दोनों स्थान पड़ते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और दोनों ही क्यों फेमस हैं, ज्यादातर लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हीरे की प्रसिद्ध खान है। यहाँ से क्या निकाला जाता है, हीरा, हीरा उत्खनन किया जाता है। केसरपुर और मानपुर जो दोनों ही चित्तौड़गढ़ में हैं, यहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है। तो ये हमने बात की है विंध्यन कगार भूमि के बारे में, विंध्यन कगार भूमि के बारे में हमने बात की है। अब हम बात करेंगे दक्कन लावा का पठार। नंबर 2 टॉपिक, दक्कन लावा का पठार। दक्कन लावा का पठार के अंदर जो मुख्य जिले हैं वो 4 जिले हैं, उन चारों को ही मुख्य माना जाता है। नंबर 1 पर आता है कोटा। मैं बात कर रहा हूं दक्कन लावा के पठार की, तो नंबर 1 कोटा, नंबर 2 झालावाड़, झालावाड़, नंबर 3 बारां और नंबर 4 पर बूंदी, बूंदी। इन चारों को हाड़ौती प्रदेश भी कहा जाता है। इन चारों को किस नाम से जाना जाता है, हाड़ौती, हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है। कोटा, पहला जिला कोटा। दूसरा, कोटा से कोटा स्टोन निकलता है, ध्यान रखिएगा। कोटा स्टोन एक पत्थर है जो घर के फर्श में लगाया जाता है, कोटा स्टोन। फिर हम बात करते हैं झालावाड़ के बारे में। झालावाड़ में एक क्षेत्र है डग, डग क्षेत्र। डग क्षेत्र का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोलवी की गुफाएं। यहां पर कोलवी, कोलवी की गुफाएं हैं, गुफाएं हैं, कोलवी की गुफाएं हैं, जिन्हें राजस्थान का अजंता एलोरा कहा जाता है। कोलवी की गुफाएं, याद रखिएगा, राजस्थान का अजंता, अजंता व एलोरा कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, राजस्थान का अजंता व एलोरा, डग कोलवी की गुफाएं, जो कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र के अंदर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, मुकुंदवाड़ा, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं जिनका संबंध विंध्याचल पर्वतमाला से है, जिनका संबंध विंध्याचल पर्वतमाला से है। ध्यान रखिएगा, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला का अंश मानी जाती है। इसका अरावली पर्वतमाला से कोई संबंध नहीं है। कोटा और झालावाड़ के बीच की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला का अंश माना जाता है, या विंध्याचल पर्वतमाला का ही विस्तार माना जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बारां के बारे में। बारां जिला और बूंदी जिला, इन जिलों के अंदर भी दक्कन का लावा पठार है। ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो मिट्टी है, बारां जिले के अंदर बात कर रहा हूँ, वो मसालों के लिए बहुत ही अच्छी है। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन बारां जिले में किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन बारां जिले में किया जाता है। यानी ये जो मिट्टी है, जो काली चिकनी दोमट जो मिट्टी है, वो बहुत ही बढ़िया है मसाला उत्पादन के लिए। अब हम बात करते हैं बूंदी। बूंदी के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है गरदड़ा, गरदड़ा क्षेत्र। गरदड़ा क्षेत्र, ये गरदड़ा जो है एक सभ्यता स्थल है, सभ्यता स्थल है जहां से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, जिसे आप यूं कहेंगे पक्षी, सैल
चित्र, चट्टानों के ऊपर पक्षी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो हम लोगों ने बात की है दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार, जिसको हमने दो भागों में पढ़ा है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा के पठार के रूप में। तो ये जो हमारे सामने राजस्थान का भौगोलिक जो भूभाग है, जिसको हमने 4 भागों में बांटा था, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पर वर्क करने का प्रयास किया है। आगे भी हम इसी प्रकार के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।